बच्चों अच्छे से स्टार्ट करते हैं, समझते। देखो हमने विदेशी आक्रमणकारी में आपको पढ़ाया है, चलिए प्रिपेयर हो जाइए अच्छे से। आपको पढ़ाया है हिंद यवन, हिंद पल्लव, शक, और शक के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुषाण। हूणों के बारे में हम विशेष तौर पे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हूणों के बारे में बस युद्ध को पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे गुप्त के टाइम पीरियड में। बच्चों जैसे ये वाला मौर्योत्तर काल को देखेंगे तो मौर्योत्तर काल दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक विदेशी आक्रमणकारी, एक देशी आक्रमणकारी। देशी आक्रमणकारी में कौन था? तो शुंग वंश था, फिर कौन सा था, फिर दूसरा सातवाहन वंश था, तीसरा शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और वाकाटक वंश, यही वंश था, यही हम देखे थे। लेकिन ये हम पहले कवर कर चुके हैं। अभी हमको किसको कवर करना है? स्पेशली कुषाणों को कवर करना है। तो कुषाण के बारे में बताना स्टार्ट करता हूं, ठीक है? देखिएगा बच्चों, इस तरीके से समझिएगा। जो कुषाण थे, कुषाण के बारे में ये कहा जाता है, सुनते चलेगा, कुषाण एक यूची जनजाति के थे। कौन सी जनजाति के थे? यूची जनजाति के थे। यूची जनजाति दो जनजातियों में बटी थी बच्चों, एक को बोलते थे वृहद जनजाति और एक को बोलते वृहद यूची जनजाति और लघु यूची जनजाति। लघु यूची जनजाति, जिसमें बच्चों ये जो जनजाति थी, ये जनजाति कहां पाई जाती थी? ये जनजाति पाई जाती थी स्पेशली चीन के क्षेत्रों में। कहा? चीन के क्षेत्रों में। यहीं से कौन आए थे? शक भी आए थे, कुषाण भी आए थे और हूण भी आए थे। तो सबसे डोमिनेटिंग जो जनजाति यूची जनजाति थी वो कुछ इस तरीके से आई और वो स्पेशली तौर पे मध्य एशिया जाना चाहती थी। कहां जाना चाहती थी? मध्य एशिया। क्यों? क्योंकि वो मध्य एशिया में जाके वहां पे राज करना चाहती थी। लेकिन क्या होता है कि उसकी 5 शाखाएं में से 2 शाखाएं भारत की तरफ आती हैं, तो पहले वो यहां आती हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, और एक शाखा बढ़ के यहां चली जाती है। 2 जगह। एक शाखा कहां है? एक शाखा है पेशावर में। कहां है? पेशावर में। पेशावर बोले तो आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और पेशावर क्षेत्र जो है बच्चों, उसको वो अपनी प्रथम राजधानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रथम राजधानी। इसी तरीके से जो कुषाण रहते हैं वो क्या बनाते हैं? मथुरा को अपनी द्वितीय राजधानी बनाते हैं। कौन सी राजधानी बनाते हैं? द्वितीय राजधानी बनाते हैं। पिक्चर में अभी हम अच्छे समझते हैं, देखिएगा। एक हो गई वृहद जनजाति, एक हो गई लघु जनजाति, जिसमें वृहद जनजाति से 5 शाखाएं निकलती है और 5 शाखाओं में 2 शाखाएं सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ती है। इन 2 शाखाओं में से एक शाखा कहां रुकती बच्चों? पेशावर क्षेत्र में रहती है और प्रथम राजधानी बनाती है, और एक क्षेत्र कहां आता है? मथुरा क्षेत्र में। तो ये कौन सा हो गया बच्चों? पेशावर वाला, और ये कौन सा हो गया? मथुरा वाला। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बेटा यूची एक जनजाति है जो कि भारत में आक्रमण कर रही है। भारत में कैसे आक्रमण? आपने अशोक का नाम सुना? अशोक, सम्राट अशोक का नाम सुना? तो उस टाइम के पीरियड की बात पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, इसलिए इसको बता रहे हैं इसमें क्या क्या हुआ था। तो यूची एक जनजाति है जो 2 हिस्सों में बटी, फिर 5 शाखाओं में बटी, फिर 2 शाखाओं में बटी, और कहां कहां बच्चों? एक पेशावर क्षेत्र में और दूसरा कहां हो गया? मथुरा क्षेत्र। ये क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? जब ये जनजाति आई तो अपने को क्या, इस जनजाति का नाम क्या था? इस जनजाति का नाम था यूची, और ये बाद में कौन सा वंश की स्थापना करते हैं? तो कुषाण वंश की स्थापना करते हैं। कौन सा वंश की स्थापना करते हैं? कुषाण वंश की स्थापना। और कुषाण वंश की स्थापना जब करते हैं तो एक शाखा पेशावर में और एक शाखा कहां रखते हैं? मथुरा में। ये क्लियर हुआ? अब आगे सुनिएगा बच्चों, जो कुषाण वंश रहता है उस क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछता है? तो पहले ये पूछता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, एक प्रश्न ये पूछता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा है कनिष्क। कौन है? कनिष्क। तो मैं आपको स्पेशली संस्थापक उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें, और कुषाण जो सबसे इंपॉर्टेंट, कुषाण का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है कनिष्क, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों? जो इसका संस्थापक रहता है कुजुल कुड फिसस रहता है। कौन रहता है? कुजुल कुड फिसस, संस्थापक इसका कुषाण वंश का। इसी तरीके से बच्चों इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण राजा रहता है विमकुड फिसस रहता है। कौन रहता है? विमकुड फिसस रहता है। और इसी तरीके से इसका तीसरा महत्वपूर्ण जो राजा है वो रहता है कनिष्क। कौन रहता है? कनिष्क।
हम कुषाण वंश को पढ़ रहे हैं। कुषाण वंश पे 3 राजाओं को पढ़ेंगे, स्पेशली तौर पे किसको हम पढ़ेंगे? कनिष्क। कनिष्क पूरे कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा होगा, ठीक है। और महानतम राजा होगा, इसी के शासन पीरियड में गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, 3 शैलियों में मूर्ति कला का विकास होगा। जो आपके यहाँ मूर्तियां स्कल्पचर्स बनती हैं, उनका विकास किस टाइम पीरियड में होता है? स्पेशली तो कनिष्क के टाइम पीरियड में होता है। कनिष्क वो व्यक्ति रहेगा जो बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखेगा। और याद रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। याद है? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। तो इस यहां से हम एक चीज और निष्कर्ष निकालते हैं, समझिएगा, देखिएगा बच्चों। जो एक कुषाण वंश है, ये प्रारंभ में कुषाण वंश जो है, ये प्रारंभ में क्या रहते हैं? ये जैसे भारत में आते हैं तो शैव मतावलंबी रहते हैं। ये शैव धर्म को फॉलो करते हैं, यानी शिव के उपासक रहते हैं। किंतु इसमें जो कनिष्क रहता है या कुषाण वंश के और जो राजा रहते हैं, वो सर्वधर्म व्यापी रहते हैं। स्पेशली वो बौद्ध धर्म का भी क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुद्दे की चीज ये है कि कुषाण वंश जब आते हैं तो क्यों शिव धर्म को फॉलो करते हैं? समझिएगा, वो किस जनजाति के थे? यूची जनजाति की। जनजाति समुदाय का अपना कोई विशेष भगवान नहीं होता है। जब वो कुषाण भारत में आते हैं तो उनको ये पता रहता है कि इसके पहले, कुछ समय पहले यहाँ पे कौन शासन कर चुका है? शुंग वंश शासन कर चुका है। कौन शासन कर चुका है? कण्व वंश शासन कर चुका है। सातवाहन का शासन कर चुके हैं और वाकाटक शासन कर चुके हैं। तभी तो फिर कुषाण आए हैं ना। ये तो मैंने आपको बताया पहले। जब ये सब शासन कर चुके हैं तो शुंग वंश कौन सा धर्म अपनाता है? वैदिक धर्म। वैदिक धर्म के पहले कौन सा धर्म रहता है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। एक वैदिक धर्म का दूसरा चरण रहता है शुंग वंश, और इसके पहले कौन सा रहता है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म रहता है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, चूंकि कुषाण बाहरी भी आक्रमणकारी थे और उनको जनता को पूरी तरीके से क्या करना था? इकट्ठा करके, एकत्रित करके रखना था। इसलिए उन्होंने क्या किया? जैन धर्म का भी सपोर्ट किया, बौद्ध धर्म का भी सपोर्ट किया और शैव धर्म का भी सपोर्ट किया, वैष्णव धर्म का भी सपोर्ट किया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो कौन सा धर्म का अनुकरण करने लगे? शैव। लेकिन वो सभी धर्म का अनुकरण करते थे। ऐसे सभी धर्म को क्या करते थे? सभी धर्म के प्रति उनकी बराबर आस्था थी। क्यों? क्योंकि उनको शासन करना था। साथ ही साथ बच्चों, कनिष्क ने किस धर्म को बहुत सपोर्ट किया? तो बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया। और बौद्ध धर्म की अलग अलग संगीतियां हुई हैं, बताया मैंने आपको। तो ये बौद्ध धर्म की कौन सी संगीति आयोजित कराता है? चौथी संगीति। याद है? अच्छा, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति के बारे में बताओ। रुखसार, चलो बताओ बौद्ध धर्म की चौथी संगीति के बारे में। प्रथम शताब्दी में हुई है। इनका कहना है कि फर्स्ट बीसी में संगीति हुई है। कहां हुई है? बहुत इजी है, कनिष्क कश्मीर है ना, कुंडलग्राम। हाँ, और उसके गुरु कौन थे उस टाइम? चलो इधर देखो, आपको बौद्ध संगीति तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। प्रियंका बताओ, आप बताइए, याद नहीं है? बताओ रोहित। फर्स्ट एडी में हुआ है चौथी बौद्ध संगीति। दूसरी चीज, कनिष्क राजा था। तीसरी चीज, कुंडलवन। चौथी चीज, वसुमित्र। ठीक है, हीनयान महायान। देखो, इन्होंने चीट कोड बना रखा है, कितना शानदार। इसने सिर्फ कीवर्ड्स बोला। इसने क्या क्या बोला कि फर्स्ट एडी मतलब पहली शताब्दी में। किसने कराया? कनिष्क ने कराया। कहां कराया? कुंडलवन में कराया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला? कौन थे गुरु? तो बच्चों, मैं आपको स्पेशली बताना चाह रहा था कि जो कुषाण वंश है स्पेशली क्या है? ये सभी धर्म का अनुकरण करते हैं। और हम पढ़ते हैं कुजुल कडफिसस के बारे में। तो 2-3 की पॉइंट्स लिखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, उसको लिखिएगा। कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन है? कुजुल कडफिसस। आप बुक में ही कहीं पे कॉर्नर में लिख लीजिएगा, कुजुल कडफिसस। उसने पहली बार पेशावर में आक्रमण किया। किस क्षेत्र को जीता? पेशावर क्षेत्र को जीता। किसने जीता? कुजुल कडफिसस ने। सबसे पहले किस क्षेत्र को जीता? पेशावर क्षेत्र को।
बच्चों बिम कुडफिसेस जो है वो एक्चुअल में वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है मतलब कि ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर निकल के आया कुजुल कड़फिसस के बाद। कौन? बिम कुडफिसस। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। तीसरी चीज हम देखेंगे कनिष्क के बारे में। पहला क्या है? कुजुल कड़फिसस के बारे में। उसने पहली बार कुषाण की तरफ से आक्रमण किया और पेशावर क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया, पहली चीज। दूसरा, बिम कुडफिसस जो है वो कुषाण वंश का क्या है? वास्तविक संस्थापक है, उसने चीजों को स्थायी किया। और कनिष्क क्या है? कुषाण वंश का एक महानतम राजा है। अब देखो बच्चों, कुषाण वंश में कनिष्क का राज्यारोहण जो होता है बच्चों वो 78 एडी में होता है, 78 ईस्वी में होता है। कब होता है? 78 ईस्वी में होता है। और इसी के टाइम से बच्चों शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। जब कनिष्क गद्दी पर बैठता है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, जब कनिष्क गद्दी पर बैठता है 78 एडी में, तभी से किसकी शुरुआत मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। और बच्चे गलती क्या करते हैं, शक संवत की शुरुआत किससे हुई? तो वो शकों के बीच के राजा को उठाते हैं, बट ये कुषाण वंश के राजा कनिष्क के टाइम से शुरुआत। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? शक संवत है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई है? कुषाण वंश के राजा कनिष्क के टाइम से हुई है, जब वो गद्दी पर बैठता है। तो प्रारंभिक राजधानी किसको बनाता है? वो पेशावर को। और दूसरी, जब वो अपना चीजों को विस्तार करता है तो दूसरी राजधानी किसको बनाता है? मथुरा को। वो पेशावर से जीतते 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 उत्तर भारत को जीतता है। पेशावर से जीतते जीतते कहां जाता है? वो जाता है राजस्थान क्षेत्र, फिर वो जाता है दिल्ली क्षेत्र, हो जाता है उत्तर प्रदेश क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र तक पहुंचता है और मगध तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंचता है? लेकिन बच्चों वो इन लोग नीचे की तरफ नहीं जा पाते, विंध्याचल पर्वत से नीचे की तरफ नहीं आते, विंध्याचल पर्वत के ऊपर और ऊपरी क्षेत्र को जीत के रखे रहते हैं। कौन? कनिष्क लोग। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो कनिष्क के बारे में ये कहा जाता है बच्चों कि कनिष्क की लड़ाई, कनिष्क यहां से यहां तो आ गया था, लेकिन कनिष्क फिर भी चीन के राजा की, चीन का एक राजा था, उस राजा का क्या नाम है? उस राजा का स्पेशली नाम है यांग चाओ। क्या नाम है? यांग चाओ। तो चीन का राजा कनिष्क की लड़ाई किससे होती है? यांग चाओ से होती है। क्यों मैं बता रहा हूं बच्चों? कनिष्क जहां से मूलभूत रूप से आया था वहां के शासक से भी लड़ता है। तो पहली चीज, इसके बाद कनिष्क के बारे में देख लेते हैं कि 78 एडी में उसका राज्यारोहण हुआ, उसने शक संवत की शुरुआत की। चीन के राजा किसे? यांग चाओ से उसका युद्ध होता है। दूसरी चीज, साम्राज्य विस्तार करता है बच्चों, और साम्राज्य विस्तार में दो राजधानी बनाता है, एक पेशावर और दूसरा कौन सी? मथुरा। मतलब भारत के समय में एंट्री इन लोग नहीं लेते हैं, लेकिन कनिष्क के टाइम में क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, भारत में भी उसकी एंट्री हो जाती है। तीसरी चीज यह है बच्चों, कनिष्क के टाइम में मूर्ति कला का विकास होता है। किसका विकास होता है? मूर्ति कला का। और मूर्ति कला में किस तीन कला का विकास होता है बच्चों? स्पेशली सबसे पहले तो होता है गांधार शैली का विकास। अच्छा, गांधार कहां है? अफगानिस्तान क्षेत्र में। दूसरा होता है मथुरा शैली का विकास, और इसी के टाइम पीरियड में सातवाहनों द्वारा अमरावती शैली का विकास होता है। मतलब अमरावती शैली पहले बन चुकी होती है, समझा देते हैं। देखिए इधर देखिए तो समझ में आएगा, पहले देख लीजिए फिर नोट कीजिएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, पीपीटी जो है ना बन रहा है ना, ये शेयर हो जाता है। ठीक है, आपको शेयर हो जाएगा, अभी क्लास कंप्लीट होगा, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, उसमें शेयर हो जाएगा, जितनी बातें लिखी हुई सब मिल जाएंगी। ठीक है, बस इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा सीनेरियो क्लियर कर रहा हूं। देखो सभी लोग ध्यान दो, यहां शुंग थे, फिर कण्व थे, फिर सातवाहन थे, फिर वाकाटक थे, ऐसे कुछ था।
अब देखो सीन ये हो गया है कि इस क्षेत्र पे स्पेशली इस क्षेत्र पे स्पेशली सीन सबको समझ में आ गया ना, कौन कौन कहां पे थे। अब हुआ ये है, समझिएगा, हुआ ये है कि ये यहां से पहले यहां आए, फिर यहां से करने के बाद कहां विस्तार हुआ, यहां तक विस्तार हुआ। इनका जो आधिपत्य क्षेत्र था बच्चों इतना ही था, समझ लीजिए पहले अच्छे से। यहां पे कौन बैठे हुए हैं, कुषाण बैठे हुए। कौन बैठे हुए हैं, कुषाण। आपको पता है बच्चों कि नीचे कौन है, तो नीचे वाकाटक लोग थे। कौन लोग थे, वाकाटक और सातवाहन थे, यही तो था नीचे। तो सातवाहन जो थे बच्चों, तो सातवाहनों ने किसका विकास किया, तो आप ध्यान रखिएगा, सातवाहनों ने इस क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में एक शैली का विकास किया जिसे अमरावती शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं, अमरावती। यहां पे मैं ना मूर्ति कला के 3 शैलियों के बीच का डिफरेंस भी बताऊंगा। कौन सी शैली है, अमरावती शैली। जब कुषाण आए तो कुषाण के टाइम में जब मूर्ति कला का विकास हुआ, तो मूर्ति कला के विकास के टाइम में यहां पे जो शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं, मथुरा शैली कहते हैं। और चूंकि बच्चों गांधार क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र जो जिसकी बात करें, अफगानिस्तान का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा से कैसा रहा है, मध्य एशिया के लिए सेंटर का चीज रहा है। ये वाला क्षेत्र मध्य एशिया के लिए हमेशा कैसा रहा है, इंपॉर्टेंट रहा है ना ये वाला क्षेत्र। तो यहां पे क्या है, गांधार है। यहां पे क्या है, गांधार। तो यहां पे चीजें जो आई हैं गांधार क्षेत्र में, कहां से आई हैं, तो गांधार क्षेत्र में बच्चों चीजें आई हैं कहां से, ग्रीस से। कहां से आई हैं, ग्रीस से। तो ये गांधार शैली यहां पे विकसित हुई, मथुरा शैली यहां पे विकसित हुई, अमरावती शैली यहां पे विकसित हुई। अमरावती शैली के विकास में कौन योगदान दिया, सातवाहनों ने। मतलब सातवाहनों ने अमरावती शैली का विकास किया। ध्यान से सुनिएगा, मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ बच्चों, स्पेशली कुषाण के काल में। किसके काल में, कुषाण के काल में। इसी तरीके से बच्चों गांधार शैली का स्पेशल विकास कब हुआ, तो कुषाण के काल में। कब हुआ, कुषाण के काल। अब आप कहानी सुनते चलिएगा। जो बच्चों आपको अमरावती शैली दिख रही ना, जो आपको अमरावती शैली दिख रही है, एक आपको मथुरा शैली दिखेगी और एक आपको गांधार शैली। तो गांधार शैली से शुरुआत करते हैं, समझिएगा। मैं भी क्रिप्स बताऊंगा, फिर इसके और डायरेक्शन को हम समझेंगे। जो गांधार शैली है बच्चों, गांधार शैली किससे प्रभावित है, तो गांधार शैली स्पेशली प्रभावित है ग्रीस से। किससे प्रभावित है, ग्रीस, यवन से। क्यों, क्योंकि वहां से कौन आया था, सिकंदर आया था। और सिकंदर के कितने सेनापति, 2, एक नियार्कस था और एक सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर कहां पे शासन किया था, तो अफगानिस्तान क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया तक। तो सेल्यूकस निकेटर को जो चीजें ग्रीस से मिली उन सब चीजों का समावेशन कहां किया, वो मध्य एशिया में किया। और उसका प्रभाव किसको पड़ा, उसका प्रभाव किस पे पड़ा, उसका प्रभाव वहां की संस्कृति पे पड़ा। और उस संस्कृति को कौन लेके आ गया, कुषाण लेके आ गए। कुषाण मैंने बताया ना, कुषाण कहां से कहां है, कुषाण पहले इधर से इस तरीके से क्षेत्र होते हुए पेशावर आए। तो अफगानिस्तान क्षेत्र में कब्जा था उनका, पेशावर यानी पाकिस्तान क्षेत्र में कब्जा था, और कहां पे कब्जा था, मथुरा क्षेत्र में कब्जा था। तो स्पेशली मूर्ति कला का जो विकास होगा बच्चों, मूर्तियां क्या होती है पहले ये समझिएगा। जब आप बौद्ध धर्म को पढ़े होंगे तो बौद्ध धर्म में जब तक गौतम बुद्ध थे, जीवित थे, तब तक तो कोई नहीं। फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद अशोक ने गौतम बुद्ध की चीजों को आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया, अशोक ने। और फिर जैसे शुंग वंश आ गया तो क्या हो गया, किसी ना किसी तरीके से बौद्ध धर्म का डोमिनेंस कम हो गया। बट जब कनिष्क आया तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कर ली, मतलब उस बौद्ध संगीति में सब बड़े बड़े बुद्धिस्ट लोगों को बुलाया। तो वहां जब डिसीजन लिया तो ये समझ में आया कि क्यों ना हम गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं बनाएं। क्या बनाए, प्रतिमाएं। जब प्रतिमाएं बनाए तो किस तरीके से प्रतिमा बननी चाहिए, तो प्रतिमा को बनाने के 3 तरीके की शैली का प्रयोग किया गया। पहला कौन सा, गांधार शैली, दूसरा कौन सा, मथुरा शैली, और तीसरा कौन सा, अमरावती शैली। अब बच्चों समझिएगा, अमरावती शैली क्योंकि किससे निकली थी, सातवाहनों की शैली थी। तो इसका प्रभाव बुद्ध की प्रतिमाओं में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन गांधार और मथुरा का प्रभाव स्पेशली बुद्ध की प्रतिमाओं में देखने को मिलता है। अच्छा, गांधार शैली का विकास जो हुआ अफगानिस्तान क्षेत्र में हुआ है, ये नीले बलुआ पत्थरों से बनाई गई। किससे, नीले बलुआ पत्थरों से बनाई गई। और बच्चों जो ग्रीक गॉड होते हैं ना, ग्रीक गॉड समझते हैं, जो अंग्रेजों के भगवान होते हैं वो बहुत विशालकाय होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत जाइंट होते हैं।
दानव की तरह दिखते हैं, एकदम बड़े बड़े होते हैं। तो बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनी गांधार शैली में, उनका आकार बड़ा, सर बड़ा, उनके बुद्ध के जो बाल थे एकदम खुले खुले, भुजाएं बड़ी बड़ी, है ना, जिम्नास्टिक पूरा दिखाया गया। किसको? बुद्ध को। किसमें? गांधार शैली में। लेकिन जब आप मथुरा शैली में देखो तो बुद्ध को उतना ही सौम्य दिखाया गया, उतना ही शिष्ट दिखाया गया, उतना ही सदाचार युक्त दिखाया गया। किसमें? मथुरा शैली में। क्यों? क्योंकि जो गांधार शैली वो किससे प्रभावित है? तो वो प्रभावित है यवन से, ग्रीक क्षेत्र से प्रभावित है, विदेशी मध्य एशिया से प्रभावित है। लेकिन मथुरा क्या है? पूरी तरीके से देसी शैली है। कैसी शैली है? देसी शैली है। और साथ जो आप अमरावती शैली है, अमरावती शैली में तो बुद्ध की सिर्फ जातक कथाओं पर डिस्कशन किया गया। किसका? किस कथा पे? जातक कथाओं। तो इसको आप हटाइए, मथुरा शैली और गांधार शैली समझिए। अच्छा, जो देसी शैली है बच्चों, इसमें जो मूर्तियां बनाई गई हैं उस वो कहां? मथुरा कहां है? मथुरा के पास ही बच्चों आगरा है। आगरा का किला किससे बना है? आगरा का किला हो गया, और आगरा का ताजमहल हो गया, किससे बना है? मार्बल संगमरमर से बना। यानी कि याद रखिएगा बच्चों, जो मथुरा शैली में चीजें बनी है वो सफेद संगमरमर का प्रयोग करके बनी है। यहाँ पे कौन सा है? नीला बलुआ पत्थर। यहाँ पे कौन सा हो गया? सफेद संगमरमर हो गया। एक चीज और समझाते हैं बच्चों, याद रखिएगा, क्योंकि कुषाण जब आए थे तो कहां से होते हुए आए थे? अफगानिस्तान से, पेशावर, पेशावर से मथुरा। तो याद रखिएगा बच्चों, मथुरा शैली में जब विकास हुआ ना, तो मथुरा एक ऐसा क्षेत्र था जहां हिंदू धर्म, यानी कि बोले तो वैदिक धर्म भी था, और दूसरा जैन धर्म भी था, और तीसरा बौद्ध धर्म था। तीनों धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है किसमें? मथुरा शैली में। किसमें? तो मथुरा शैली में कौन कौन सा धर्म? तो आपको मिलेगा बच्चों, बौद्ध धर्म का प्रभाव, दूसरा जैन धर्म का प्रभाव, तीसरा आपका वैदिक धर्म का प्रभाव। तीनों धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। वैदिक धर्म में कौन कौन से धर्म आ जाते हैं? तो वैष्णव धर्म आ जाता है, शैव धर्म आ जाता है, और शाक्त धर्म आ जाता है। तीनों धर्म आ जाता है। ये इन सबका प्रभाव देखने को मिलता है किसमें? मथुरा में। देखिएगा एक बच्चों, ये जो अफगानिस्तान क्षेत्र है, इस पे यहां वैष्णव धर्म नहीं फैला था, क्योंकि सुंग वंश का एक्सटेंशन यहां तक हुआ ही नहीं था। सुंग वंश तो सिर्फ इतने ही क्षेत्र में था। तो यहां पे स्पेशली बुद्धिस्ट धर्म था। कौन सा धर्म था? तो गांधार शैली में जो आपको प्रभाव देखने को मिलता है बच्चों, वो किसका, किस धर्म का देखने को प्रभाव मिलता है? बौद्ध धर्म का। कौन सा धर्म का? बौद्ध धर्म का। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पे अगर ऐसा है तो उसका रीजन बता रहा हूं। जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको बुक में ऐसा मिलेगा, तो रीजन समझ में आया क्या हो रहा है कि यहाँ पे मथुरा शैली में कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म। लेकिन गांधार शैली में कौन सा धर्म? सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। और अमरावती शैली जातक कथाओं पर आधारित है। बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, उपदेशों का संकलन किया गया था। उस संकलन या बुद्ध की जैसे कहानियां जब बताई जाती हैं तो उसे जातक कथाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, ये समझ में आएगी। तो कनिष्क के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? कनिष्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कनिष्क जो था, उसके शासनकाल में गांधार शैली, मथुरा शैली का स्पेशल विकास होता है नॉर्थ इंडिया में। और सातवाहनों ने कौन सी शैली का विकास किया है? अमरावती शैली का विकास किया है। कहां विकास किया है? तो आंध्र प्रदेश। याद रहेगा? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे 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 देखते हैं। देखिएगा बच्चों, ये चीज तो एक्सप्लेन करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और चीज समझिएगा। देखिए, हम कनिष्क के बारे में पता, कनिष्क का सांस्कृतिक योगदान समझ लेते हैं। बच्चों, क्या हुआ था जब कुषाण आए थे, ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों को नहीं समझ में आएगा जो पहले से पढ़ कर क्लास कर रहे हैं। कुषाण जब आए थे उसके पहले कौन आ गया था? शुंग आ चुके थे, कण्व आ चुके थे, सातवाहन आ चुके थे, वाकाटक चल रहे थे। उधर से हिंद यवन आ चुके थे, हिंद पल्लव आ चुके थे, शक आ चुके थे। तो हिंद यवन हिंद पल्लव जा चुके थे, समाप्त हो चुके थे, शक कंटिन्यूएशन में चल रहे थे। कुषाण फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं। जब कुषाण आते हैं बच्चों तो सबका साम्राज्य उनको मिल जाता है, सबकी अच्छी संस्कृति मिल जाती है। संस्कृति में उन्होंने शैली, मूर्ति कला की शैली कहां से सीखी? इन सभी लोगों से सीखी। उसी तरीके से सांस्कृतिक योगदान में आप देखेंगे शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक किसके शासनकाल में चले? तो कनिष्क के शासनकाल में चले। क्या बोल रहा हूं? सोने के सिक्के चलाए। किसने चलाए? कनिष्क ने चलाए। क्यों चला पाए? क्योंकि इतने सारे लोग थे, उन्होंने अपना जो धन संपदा इकट्ठा करके रखा था। सबसे अंतिम में कौन राजा आया? कुषाण वंश के लोग आए। तो कनिष्क को बहुत सारी चीजें विरासत में मिल गई, उसके कुषाण वंश की विरासत में नहीं।
उसके जो समकक्ष में जितने और वंश थे उसका धन किसको मिल गया? कनिष्क को मिल गया। तो कनिष्क ने क्वेश्चन पूछता है बच्चों, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? किसने चलाए? कनिष्क ने चलाए। आपको रीजन भी पता चल गया क्यों चलाए, तो आप कभी भूलोगे ही नहीं। ऑप्शन देखोगे तो भी आपको याद आ जाएगा कि कनिष्क ही ऑप्शन में क्यों होगा। कनिष्क को विरासत में सब चीजें मिली थी। समझ आया कि नहीं आया? तो कनिष्क ने क्या किया बच्चों? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए और सर्वाधिक तांबे के सिक्के, यानी कि कनिष्क के संदर्भ में दो चीज याद रखेंगे, सर्वाधिक सोने के सिक्के और उसी तरीके से सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए। किसने चलाए? कनिष्क ने चलाए। अच्छा बच्चों, 140 ग्रेन के सिक्के थे, ये एक मापन की इकाई मानी जाती थी उस टाइम। 140 ग्रेन के सिक्के थे और गांधार शैली और मथुरा शैली का संरक्षण किया। कनिष्क के बारे में इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। इतना अगर आप जानते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? देख लीजिएगा। देखिए, मौर्योत्तर काल को हम पढ़ रहे थे, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मौर्योत्तर काल को हम पढ़ रहे थे, ये सब कैसे आक्रमणकारी हैं, ये कैसे हैं? ये देशीय शासक, देशीय शासक है। देशीय शासक में सबसे पहले कौन आए? शुंग, फिर कौन आए? कर्ण, फिर कौन आए? सातवाहन, फिर कौन आए? वाकाटक। अच्छा, वाकाटक को कौन हराएगा? तो वाकाटक के संदर्भ में यह है, कुछ चीज चेदी वंश हराएंगे, कुछ कलचुरी हराएंगे और कुछ गुप्त हराएंगे। मतलब वाकाटक का जो समाप्त होगा, वाकाटक इसके संदर्भ में मैं एक फ्रेश मैप बना देता हूं तो ताकि आपको पूरा चीज समझ में आ जाए। हम समरी करना ना, खत्म हो गया मौर्योत्तर काल, खत्म हो गया, गुप्त काल स्टार्ट करेंगे। एक लास्ट में एक डायग्राम बना रहा हूं जिसमें सब बताऊंगा, इसको अच्छे समझना है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। फाइनल है ये, फाइनल मैप है, इस चीज को अच्छा समझिए। देखिए बच्चों, मौर्योत्तर कितने हिस्सों में टूटा है? देशी और देशी की बात करते हैं। सबसे पहले देशी आक्रमणकारी कहां आएगा? शुंग वंश का आएगा। कौन आएगा? पुष्यमित्र शुंग आएगा। किसको हरा के आएगा? बृहद्रथ को हरा के। बृहद्रथ कौन है? मौर्य वंश का अंतिम शासक, जिसको कौन हराएगा? उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और किस वंश की स्थापना करेगा? शुंग वंश की। और कौन सा धर्म लेके आएगा? वैदिक धर्म लेके आएगा। क्यों लेके आएगा? इससे पहले कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म था। जब वो, अच्छा एक चीज आपको और समझ आएगा, जो मौर्य थे बच्चों, अभी मैं इसको मिटा दूंगा, बस आपको दिखा रहा हूं ना। मौर्यों का जो शासन था उसमें अशोक इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो इतने बड़े राज्य में शासन करता था। अशोक इतना शक्तिशाली था कि इतने बड़े राज्य में शासन करता था। लेकिन अशोक के बाद तकरीबन 7-8 राजा और आते हैं और बृहद्रथ एक अंतिम राजा होता है जो कमजोर शासक होता है। धीरे धीरे क्या होता जाएगा? ये सत्ता टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी। अंत में कौन आएगा? देशी जो राजा रहेंगे वो अब आएंगे। देशी राजा जब आएंगे बच्चों, तो शुंग वंश सबसे पहला पैदा होगा, जो कि उज्जैन में पैदा होगा। यहाँ कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश। कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश को कौन सा वंश हराएगा? कर्ण वंश। और कर्ण वंश का कौन सा राजा हराएगा? वासुमित्र। कौन हराएगा? वासुमित्र। तो वासुमित्र। और अब देखो, कर्ण वंश को हराया। कर्ण वंश इस तरीके से, मतलब कर्ण वंश जो रहेगा मगध से लेके कहां तक रहेगा? उज्जैनी तक रहेगा। याद रखो, मैंने 16 महाजनपद में बताया था, 2 महाजनपद सबसे स्ट्रॉन्ग है, मगध और उज्जैनी। ठीक है, प्रारंभ में हर्यक वंश जब आया था तो उज्जैनी और मगध में अलग अलग चल रहा था। जब शिशुनाग वंश आया तब उज्जैनी को जीता गया था और मगध में मिलाया गया। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें हुई। तीसरा वंश कौन सा है बच्चों? सातवाहन। तो सातवाहन कैसे रहेंगे? तो सातवाहन इस आंध्र क्षेत्र में आएंगे और सातवाहन शुंग, देखो शुंग को हराएंगे कर्ण, और कर्ण को कौन है? बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। शुंग को हराएंगे कर्ण और कर्ण को हराएगा कौन? सातवाहन। ठीक है, सातवाहन को कौन हराएंगे? तो सातवाहन को हराएंगे वाकाटक। कौन हराएंगे? वाकाटक। ध्यान से सुनिएगा, वापस से मैं सबका नाम मेंशन कर रहा हूं। इसका नाम क्या है? सातवाहन। क्या है? सातवाहन। ये कौन है? कण्व। कण्व। ये कौन है? शुंग वंश है। और ये कौन है? वाकाटक वंश। कौन सा वंश है? वाकाटक वंश। तो ये बच्चों देशी राजाओं की कहानी होगी। ये देशी राजा ऐसे थे, पहले शुंग आए, फिर कण्व आए, फिर सातवाहन आए, फिर वाकाटक आए। वाकाटक समाप्त नहीं हुए, वाकाटक चल रहे हैं। वाकाटक 4वीं 5वीं शताब्दी तक कंटिन्यू बने रहते हैं। अब देखो, ये तो हो गया देशी
अब बात करते हैं विदेशी आक्रमणकारी की। विदेशी आक्रमणकारी बच्चों कुछ इस तरीके से होगा। एक का नाम क्या है? हिंद यवन। क्या नाम है? हिंद यवन। और एक का नाम क्या है? हिंद पल्लव। ये दो ऐसे आक्रमण है जो कहां से आएंगे? जो इस साइड से आएंगे, मध्य एशिया से आएंगे। तो पहले कौन आएगा? हिंद यवन। फिर कौन आएगा? हिंद पल्लव। पहले आएंगे हिंद यवन, फिर आएंगे कौन? हिंद पल्लव। इस तरीके से। अब देखो हिंद यवन और हिंद पल्लव आएंगे तो हिंद यवन को कौन हराएगा? शुंग वंश का राजा हराएगा। कौन हराएगा? शुंग वंश। और शुंग वंश का कौन सा राजा हराएगा? स्पेशली हरा के कौन भगाएगा? वासुमित्र। वासुमित्र शुंग। और पहला युद्ध कौन सा होगा हिंद यवन का? तो पुष्यमित्र शुंग। हिंद यवन की पहली लड़ाई किससे होगी? पुष्यमित्र शुंग से। लेकिन हिंद यवन को पूरी तरीके से मार कौन भगाएगा? वासुमित्र शुंग। याद रखिएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद कौन आएंगे? हिंद पल्लव आएंगे। मतलब ये सब राजा कहां से आ रहे? मध्य एशिया से आ रहे। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, जिसमें अब मैं बात करूंगा शक, कुषाण और हूण की। तो शक, कुषाण और हूण कहां से आएंगे? तो स्पेशली शक, कुषाण और हूण जो है वो यहां से आएंगे, इस क्षेत्र से। यहां से कौन आएगा? ये कहां की तरफ भागना चाहेंगे? इधर। तो कुछ शाखा किधर आ जाएगी? भारत में, इस क्षेत्र में। और कुछ मैंने बताया था बच्चों, शकों का भी जो आधिपत्य क्षेत्र रहेगा वो एक तो रहेगा महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र, और एक रहेगा ये वाला क्षेत्र। तो कुछ हिस्सों में शक रहेंगे, कुछ हिस्सों में कौन रहेगा? प्रारंभ में कुषाण रहेंगे। फिर कुषाण का डोमिनेंस बढ़ते जाएगा और शक का डोमिनेंस कम होते जाएगा। हूण कैसे रहते हैं? हूण इनके पीछे लगे रहते हैं। देखिएगा पहले कौन है? शक। इधर शक के पीछे कौन है? हूण। और डोमिनेटिंग रूप से कौन है? तो डोमिनेटिंग रूप से कौन है? कुषाण। कुषाण। अब कुषाण का एक्सटेंशन कहां है? तो देखो कुषाण इस पूरे क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र पे कौन बैठा हुआ है? कुषाण बैठे, जिन्हें दो राजधानी बनाई। एक कौन सी बताई? पेशावर। और एक कौन सी बनाई? मथुरा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? पहले आए शुंग, फिर आए कण्व, फिर आए सातवाहन, सातवाहन से टूटे वाकाटक। ये कहानी खत्म। फिर विदेश में मध्य एशिया से हिंद यवन और हिंद पल्लव। यहां से कौन आएगा? यहां से एक है बच्चों शक, एक है अपने कुषाण और एक है हूण। इनमें सबसे सफल कौन रहेगा? कुषाण सबसे सफल रहेंगे। कौन रहेगा? कुषाण सबसे सफल रहेंगे बच्चों। कुषाण सबसे सफल रहेंगे। अब होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा। मैं गुप्त वंश से स्टार्ट करने जा रहा हूं। गुप्त वंश स्टार्ट हो चुका है, यही कहानी। इसी कहानी को अब अगले चैप्टर से जोड़ेंगे। कौन? कुषाण सबसे शक्तिशाली राजवंश बन के आ रहा है। और कुषाण का सबसे सफल शासक कौन सा है? कनिष्क है। कनिष्क के बाद कुषाण वंश का डोमिनेंस कम होता जाएगा और कुषाण वंश धीरे 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 कमजोर होता जाएगा। तो कुषाण वंश में वो व्यक्ति जो वैश्य समुदाय से थे, यानी कि कुषाण वंश के वो व्यक्ति जो व्यापारी समुदाय के थे, या कुषाण के वो व्यक्ति जो सेनापति समुदाय थे, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग चीजें बोलते हैं। यानी कुषाण के सामंत, सामंत बोले तो कौन? कुषाण के सेनापति और कुषाण के प्रमुख व्यापारी वर्ग, ये दोनों मिलके कुषाण वंश को हरा देते हैं। मतलब उसी ग्रुप में से कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं और अपना एक अलग वंश बनाते हैं, और वो वंश बना के किसको हरा देते हैं? कुषाण को हरा देते हैं। और वो जो वंश बनाते हैं उस वंश का नाम है बच्चों गुप्त वंश। कौन सा वंश है? गुप्त वंश। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे स्टोरी जुड़ेगी। कौन सा वंश आ गया है? गुप्त वंश। आपको पता है बच्चों कि हिंद यवन को कौन हरा दिया है? शुंग लोग हरा दिया। हिंद पल्लव को कौन हराएगा? तो शक हराएंगे, और उधर से कुषाण कंटिन्यू परेशान करते रहेंगे, हरा देंगे। किसको? पल्लव को। यानी कि ये दोनों समाप्त हो गए। बचे कौन है? शक, कुषाण, हूण। कुषाण को कौन हरा दिया है? गुप्त। अब गुप्त दोनों को हराएंगे। गुप्त किसको हराएंगे? तो गुप्त सुनिएगा, गुप्त पहले हराएंगे शक को। किसको हराएंगे? शक को। और गुप्त फिर किसको हराएंगे? हूण को। और इसको दो अलग अलग राजा हराएंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, शक को जो हराएगा, जो उस राजा का नाम है विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हराएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय हराएंगे। और हूण को कौन हराएगा? तो हूण को हराएगा स्कंदगुप्त। कौन हराएगा? स्कंदगुप्त। यानी गुप्तों ने क्या किया? गुप्तों ने विदेश से आए जितने भी लोग थे सबको हरा दिया, और गुप्त कहां बैठ गए? सेंटर इंडिया में बैठ गए। अब आप सोचिए, जिस तरह से कनिष्क को बहुत सारी चीज विरासत में मिली थी, उसी तरीके से गुप्त को भी बहुत सारी चीजें कहां से मिली? विरासत में मिली। और गुप्त ने सबको हटा दिया और एक छत्र राज कौन करने लगा? गुप्त करने लगा। और गुप्त वो लोग थे जो देशी लोग थे। कौन थे? देशी लोग थे। मतलब
हुआ ये बच्चों कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना के पीछे का कारण क्या है? गुप्त साम्राज्य की स्थापना के पीछे कारण ये था कि गुप्त के पहले जितने भी व्यक्ति भारत में शासन कर रहे थे वो सब विदेशी व्यक्ति थे। तो भारत के लोगों को ये लगने लगा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आया है हमारे यहाँ पर रह के राज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है कि उनको हटाया जाए। इसलिए धीरे 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 उनके सामंत, उनके व्यापारी के बीच आपस में गुट बना, और गुट बना के क्या बना? एक ग्रुप बना। और एक ग्रुप बनने के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ? गुप्त वंश हुआ। और इसमें बच्चों गुप्त वंश को जब हम देखेंगे, गुप्त वंश की जब शुरुआत को समझेंगे, गुप्त स्टार्ट हो गया ना बच्चों, गुप्त वंश की शुरुआत को समझेंगे तो गुप्त वंश की स्थापना जो करते हैं उनका नाम है श्रीगुप्त। क्या नाम है? श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश के प्रमुख राजाओं को सुन लीजिए अभी आप। एक जो सबसे प्रमुख राजा है उसमें एक है श्रीगुप्त जो संस्थापक कहलाता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन हुआ? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद अगला जो राजा रहता है उसका नाम रहता है घटोत्कच। क्या नाम रहता है? घटोत्कच। ज्यादा महत्वपूर्ण राजा नहीं है। इसके बाद संस्थापक रहता है बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम। कौन रहता है? चंद्रगुप्त प्रथम। ये भी ठीक ठाक राजा रहता है और इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है? किसका? गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट राजा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा, जिसका शासनकाल लगभग 50 साल के आसपास रहता है। 335 एडी से लेके 375 एडी तक रहता है। 335 एडी से लेके 375 एडी तक रहता है। कौन? समुद्रगुप्त। तकरीबन अगर आप देखोगे तो 25 और 15 40 साल के आसपास किसका शासन रहता है? समुद्रगुप्त। सबसे महत्वपूर्ण राजा रहता है बच्चों। इन सब राजाओं के बारे में अभी अच्छे से समझेंगे क्या है। समुद्रगुप्त के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट राजा आता है वो आता है रामगुप्त। कौन आता है? रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त एक अकुशल राजा रहता है। तो रामगुप्त का छोटा भाई जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम रहता है? ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी मैंने जिक्र किया था ये एक सॉलिड राजा रहेगा, खतरनाक राजा रहेगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही है जो किसको हराएगा? तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय किसको हराएगा? शकों को हराएगा। किसको हराएगा? शक को हरा के सकारी की उपाधि लेगा। किसकी उपाधि लेगा? और खुद को परम भागवत कहेगा। बहुत सारी उपाधियां अभी आपके बुक में एक साथ दी हुई है, मैं बताऊंगा अभी कहां पे दिया है क्या। तो आप अगला राजा कौन सा आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आएगा बच्चों? कौन आएगा? भानुगुप्त। कौन आएगा? भानुगुप्त आएगा। भानुगुप्त के बाद अरे बताओ है? अच्छा 2 सेकंड। देखो श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त। हाँ, इसके बाद अगला जो राजा होगा कुमारगुप्त होगा। कुमारगुप्त के बाद क्या है? स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त के बाद कौन है? भानुगुप्त। अच्छा बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज है ये इंपॉर्टेंट राजा है, इसमें आप कौन कौन सा पढ़ोगे? इसमें जो आपके काम का है और सबके बारे में एक अभिलेख पूछेगा। देखो एक तो हम ये पढ़ते हैं कि गुप्त वंश की शुरुआत किसने की? श्रीगुप्त ने की। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा रहेगा वो कौन रहेगा? समुद्रगुप्त रहेगा। चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको हराया था? शकों को हराया था। उसके पीछे एक कहानी है, ये बड़े भाई और छोटे भाई रहते हैं, तो इसको लेके कुछ शकों की लड़ाई जब मैं आपको बताऊंगा स्टोरी तो आपको समझ में आएगा। तो ये फिर अगला इंपॉर्टेंट राजा चंद्रगुप्त रहेगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट राजा स्कंदगुप्त रहेगा। कुमारगुप्त इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक विहार बनाएगा। वो कौन सा विहार होगा मैं बताऊंगा आपको। विहार बोले तो बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट राजा रहेगा भानुगुप्त रहेगा। सभी के बारे में बच्चों अभिलेख प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? अभिलेख प्राप्त हुए। तो पहले तो आप इस राजा को देख लीजिए और आपकी बुक में ना राजा के साथ साथ सन भी मेंशन किया होगा। पेज नंबर आप देखिएगा 55 पेज पे बुक पे दिया होगा। दिखा आपको? श्रीगुप्त दिखा, घटोत्कच दिखा, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। तो अंतिम शासक लिख दो विष्णुगुप्त। मिला कि नहीं मिला? ठीक है। इसमें सबसे महानतम शासक कौन होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त होगा। ठीक है।
इतने को देख लो, समझ लो, फिर वापस से गुप्त वंश स्टार्ट करेंगे। फिर एक वंश को जानने के 3 तरीके होते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा आपका लौकिक साहित्य, बाहर विदेशी संस्मरण। तो गुप्त वंश के बारे में हम 3 तरीके से जानेंगे। कैसे, कितने तरीके से? तीन तरीके से जानेंगे गुप्त वंश के बारे में। पहले कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेख समझेंगे, सिक्के समझेंगे, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या लिखा गया है गुप्त काल में, उससे हमको जानकारी मिलेगी गुप्त काल के बारे में। और गुप्त काल में कौन कौन से विदेशी व्यक्ति आए थे? 2। तो याद रखिएगा, गुप्त काल में 2 विदेशी व्यक्ति आए थे। एक का नाम था फाहियान और एक का नाम था वेनसांग, ठीक है। 2 व्यक्ति, कौन कौन से? फाहियान और वेनसांग। ऐसे जब आप चीनी यात्रियों को पढ़ोगे तो 5 चीनी यात्री आएंगे भारत में, 5 से 6, जिसमें मैं आपको 3 पढ़ाऊंगा, वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग, है ना। तो जो गुप्त के टाइम पीरियड में आएंगे 2 व्यक्ति आएंगे, कौन कौन था? वेनसांग और फाहियान। ये वेनसांग और फाहियान क्या से विदेशी व्यक्ति हैं, तो विदेशी व्यक्ति आएंगे और गुप्त के बारे में लिखेंगे। ये कैसा स्रोत हो गया? साहित्यिक स्रोत हो गया। साहित्यिक स्रोत में भी कैसा स्रोत हो गया? विदेशी स्रोत हो गया। कैसा स्रोत हो गया? आपने वराहमिहिर का नाम सुना है, आपने आर्यभट्ट का नाम सुना है, आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी है, ठीक है। ये सब उसके टाइम में लिखा गया। तो उस संदर्भ को लेके बात करते हैं। देवी चंद्रगुप्तम, मृच्छकटिकम, कामसूत्र, आर्य मंजू श्रीकल्प, ये सब साहित्यिक रचनाएं हैं जो गुप्त काल में लिखी गई हैं। कब लिखी गई हैं? गुप्त काल में। और अभिलेख के बारे में आपने सुना है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, बताया था ना, जूनागढ़ अभिलेख, है ना, बिलसाड़ अभिलेख, ये सब अभिलेख किसके टाइम पीरियड के रहेंगे? गुप्त के टाइम पीरियड के रहेंगे। चलिए बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे मैं हेडिंग डालूंगा गुप्त वंश। गुप्त वंश में मैं अभी सिर्फ राजा बताया। गुप्त वंश के बारे में जानकारी के लिए 3 तरीके के स्रोत होते हैं। स्रोत कहां से गुप्त वंश के बारे में पढ़ोगे? तो गुप्त वंश के बारे में पढ़ने के लिए 3 तरीके के स्रोत होंगे बच्चों। एक कौन सा होगा? तो एक होगा आपका आपका बच्चों, पहला तो पूरा तात्विक स्रोत। अभी मैं आपको याद कराऊंगा जितना, अच्छा इसमें ना सब याद करना, ना सब रटना पड़ेगा, सब इंपॉर्टेंट है। दूसरा होगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत फिर 2 हिस्सों में बटेगा, एक होगा देसी और एक होगा विदेशी। आप बोलते हो ना किताबें पूछता है, इसी वंश से पूछता है स्पेशली किताबें। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक राजा कौन दिख रहा है आपको? समुद्रगुप्त दिख रहा है। मैं पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहा हूं। किस स्रोत की बात कर रहा हूं? पुरातात्विक स्रोत में एक स्रोत होता है अभिलेख। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 5 से 6 प्रकार के। पत्ते पे लिख दो, लकड़ी पे लिख दो, पत्थर पे लिख दो, है ना, या फिर स्तंभ पे लिख दो, या मंदिर की गुफाओं में लिख दो। तो कितने तरीके के गुहा लेख बोलते हैं, स्तंभ लेख बोलते हैं, काष्ठ अभिलेख बोलते हैं, ताम्रपत्र बोलते हैं। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के बारे में बच्चों जो सबसे पहले वर्णन मिलता है वो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। किसमें मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। पूछता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कांस्टेबल वालों, स्पेशली ध्यान देना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया? हरिशेन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? हरिशेन के द्वारा। पूछता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? बच्चों इसी तरीके से कुमारगुप्त से संबंधित एक अभिलेख है, जिस अभिलेख को कहते हैं मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख कहते हैं? मंदसौर अभिलेख। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, स्कंदगुप्त जो है, कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से संबंधित एक अभिलेख है, जिस अभिलेख को कहते हैं बच्चों जूनागढ़ का अभिलेख। कौन सा अभिलेख कहते हैं? सॉरी, भीतरी अभिलेख कहते हैं। कौन सा अभिलेख कहते हैं? भीतरी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? भीतरी अभिलेख।
एक कौन सा हो गया, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, एक कौन सा हो गया, मंदसौर अभिलेख, और तीसरा कौन सा हो गया, भीतरी अभिलेख। और भानुगुप्त के बारे में अगर आपको पढ़ना है बच्चों, तो भानुगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है एरण अभिलेख से। किससे? एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख, भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ मंदसौर अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। बेटा ऐसे समझो, अभी समझ में नहीं आ रहा अभी अभिलेख क्या होता है, समझा रहा हूं, समझ में। इन सबको क्यों समझ आ रहा है? क्योंकि पहले पढ़े हैं बेसिक इसका। जैसे आपके बारे में जानकारी चाहिए मुझे, कैसे पता चलेगा? या तो मैं आपके घर को जानता हूं और माता पिता से आपके बारे में पूछूं, या तो आप इतने महान हस्ती रहो, आप राजा रहोगे तो महान ही रहोगे, या रानी रहोगे तो महान रहोगे। तो आप अगर महान हो तो आप अपने बारे में किसी न किसी व्यक्ति से, आपने जो पुरोहित आपके यहाँ काम करता है वो व्यक्ति, जो आपके यहाँ साहित्य लिखता है वो व्यक्ति, उसको क्या करोगे, आप लिखवाओगे अपने बारे में कि मैं ये राजा हूं, ये चीज हूं। या फिर आपके साथ जो समकक्ष व्यक्ति रहेगा, जो आपके साथ मंदिर मंडल में काम कर रहा, तो वो क्या करेगा, आपके बारे में लिखेगा। तो उस राजा के बारे में जानकारी अगर मुझे चाहिए तो कहां से मिलेगी? या तो जो उस टाइम का व्यक्ति जो स्मार्ट पर्सन रहा हो, साहित्य में लिखता हो, तो या तो उसकी कोई किताब मिल जाए, या तो उसके द्वारा लिखा गया पत्थर का अभिलेख मिल जाए। तो अभिलेख जो होता है वो पत्थर पे लिखा जाता है, पत्तों पे लिखा जाता है, ठीक है, औजारों पे लिखा जाता है, कैसे भी लिख सकते हैं। लकड़ियों पे लिखा जाता है, लकड़ी पे लिखेंगे तो काष्ठ अभिलेख बोलते हैं, पत्तों पे लिखेंगे तो ताम्र अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। खंभों पे लिखेंगे तो स्तंभ अभिलेख बोलते हैं। जैसे आप देखिए ना, तिब्बतियन लोग के पूजा करते रहते हैं स्तंभ की, स्तंभ में कुछ कुछ लिखा रहता है। ताजमहल जाकर ताजमहल के स्तंभ में कुछ न कुछ तरीके की आकृति बनी रहती है ना। खिड़कियों को देखो तो पित्रा टेक्निक्स में कुछ कुछ चीज रहती है। तो किसी भी राजा के बारे में जानकारी चाहिए होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अभिलेख का। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर हमें कुमारगुप्त के बारे में पता करना तो हम किससे देखेंगे? मंदसौर अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख से। अगर मुझे समुद्रगुप्त के बारे में पता करना तो किससे देखेंगे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। अगर स्कंदगुप्त के बारे में देखना तो हम कहां देखेंगे? भीतरी अभिलेख से। अगर भानुगुप्त के बारे में देखना है तो एरण अभिलेख से। हो सकता है बच्चों 5 अभिलेख देते, 5 राजा देते, बोले सही जोड़ी बनाओ, और इस बार मैं दूंगा इस प्रश्न को, इस बार के टेस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन ही बता दे रहा हूं, इस बार के टेस्ट में ये प्रश्न पूछने वाला हूं कि कौन सा अभिलेख कौन से राजा से संबंधित है। हम क्या पढ़ रहे थे? गुप्त काल का पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या देख रहे थे? अभिलेख। तो जितने अभिलेख मैं बताया हूं बच्चों, कौन कौन से अभिलेख बताया हूं? हाँ, तो बताते चलो सब लोग बोलते चलो। कौन सा अभिलेख है? पहला प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। किससे संबंधित है? हाँ, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एक ही अभिलेख हो गया। दूसरा कौन सा अभिलेख हो गया बच्चों? तो दूसरा हो गया मंदसौर अभिलेख। कौन सा? मंदसौर। तीसरा कौन सा अभिलेख हो गया? जूनागढ़ अभिलेख। ये एक ही राजा से संबंधित है, उस राजा का नाम क्या है? कुमारगुप्त। फिर उसके बाद अगला अभिलेख कौन सा है? तो अगला अभिलेख है भीतरी अभिलेख। कौन सा? भीतरी अभिलेख। और इसी तरीके से एक अभिलेख कौन सा है? एरण अभिलेख। कौन सा? तो ये हो गया। अगर गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो ये 4-5 अभिलेख है। इन अभिलेख को मैं देखूंगा तो मेरे को किसकी जानकारी मिल जाएगी? गुप्त। और अलग अलग अभिलेख से अलग अलग राजा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? तो पुरातात्विक साक्ष्य में हमने क्या देखा? अभिलेख देखा। आगे बच्चों हम बात करते हैं सिक्कों की। तो सिक्के, यहाँ पे 3 तरीके के सिक्के यूज होते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बच्चों यहाँ पे, क्या बनता है तो समझिएगा। यहाँ पे 3 तरीके के सिक्के प्रयोग में लाए जाएंगे। कितने तरीके के? 3 तरीके के सिक्के। एक होगा सोने का सिक्का। बच्चों एक चीज, एक कथन है गुप्त काल के बारे में जो मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है उसको समझेंगे। तो देखो, चूंकि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण ने चलाए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण। कुषाणों में किसने चलाए? कनिष्क ने। उसके बाद सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? याद रखिए, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त वंश ने चलाए। क्यों चलाए? पूरा चीज विरासत से मिल गया। याद रखिएगा, सिक्के जो थे बच्चों 3 तरीके के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। बच्चों तीनों का अलग अलग नाम था। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन पूछता है, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था, ठीक है। और तांबे के सिक्कों को क्या कहा था? माशक कहा जाता था। माशक या भाषक भी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है।
तो 3 तरीके के सिक्के चलाते थे, सोने के सिक्के चलाते थे, दूसरा चांदी के सिक्के चलाते थे, तीसरा तांबे के सिक्के चलाते थे, और तीनों सिक्के का नाम। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे पूछता है कि शीशे के सिक्के चलाने का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? शीशे के सातवाहन है, शीशा सातवाहन, शीशा सातवाहन। तो शीशे के सिक्के चलाने का प्रारंभ किसने किया? सातवाहनों ने किया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एक चीज और बताते हैं बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मंदिर, क्वेश्चन पूछता है मंदिर वास्तुकला का चलन कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखना बच्चों, गुप्त काल के पहले मंदिर नहीं बनते थे, गुप्त काल के पहले चैत्य या विहार बनते थे बस। वेणुवन विहार आपने सुना होगा, मैंने बताया था आपको, नहीं सुना होगा तो आप किताब पढ़ेगा तो वापस से याद आएगा। वेणुवन विहार सुना होगा। जो मंदिर निर्माण की कला प्रारंभ हुई है वो कब हुई है? गुप्त वंश में हुई है। तो याद रखिएगा, मंदिरों के निर्माण से। किससे? मंदिरों का निर्माण। अच्छा, मंदिरों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ है बच्चों? गुप्त काल में। याद रखिएगा बच्चों, मंदिर जो होते हैं वो 5 स्टेज में बनना चालू हुए, 5 अलग अलग स्टेज में। प्रथम स्टेज में सिर्फ 1 मंजिला मंदिर बनते थे, सेकंड स्टेज में 2 मंजिला मंदिर बने, तृतीय स्टेज में 3 मंजिला मंदिर बने, और क्या हुआ, थोड़ा सा प्रांगण बना दिए, थोड़ा सा फ्लावर्स लगा दिया, इस तरीके से। चतुर्थ स्टेज में क्या हुआ, मंदिर में ऐसे हो गया कि एक मुख्य मंदिर हो गया और 2-3 गौण मंदिर बना दिए। और पंचम स्टेज में बहुत बड़ा मंदिर बना दिए, प्रांगण बना दिए, वहीं पे स्नान कुंड बना दिए, वहीं पे क्या बोलते हैं, मंदिर का एक गौण मंदिर, जैसे मुख्य देवी, जैसे मान लो कोई एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम महामाया मंदिर है, तो महामाया मंदिर में एक मंदिर तो मेन होगा, लेकिन उसके साथ साथ 4 छोटे छोटे मंदिर होंगे। पंचायतन शैली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसमें एक मुख्य देवी होगी, प्रमुख देवी होगी, और 4 छोटे छोटे मंदिर होंगे। तो 4 छोटे मंदिर गौण मंदिर कहलाएंगे, और एक मुख्य मंदिर क्या कहलाएगा, मतलब गर्भगृह जिसको बोलते हैं, मेन मंदिर कहलाएगा, है ना। और प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ। गोपुरम यूज होता है, ये मंदिर को जब हम पढ़ेंगे, मंदिर वास्तु का आर्ट एंड कल्चर जो मैं पढ़ाऊंगा ना, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है आप लोगों को, आर्ट एंड कल्चर बताऊंगा, तो उसमें पूरा मंदिर बना के मंदिर को तोड़ के दिखाऊंगा। इसको गुंबद बोलते हैं, तो इसको किसको मीनार बोलते हैं, कहाँ पे आपका प्रदक्षिणा पथ होता है, कहाँ पे आपका प्रांगण होता है, कहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, स्नान कुंड होता है, किस तरीके से होता है, कहाँ पे गोपुरम होता है, अलग अलग टर्म है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है मंदिर वास्तुकला। तो मंदिर वास्तुकला का निर्माण कब हुआ है? गुप्त काल में। बच्चों, भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं वो 3 तरीके के मंदिर पाए जाते हैं। ये ऊपर का क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। एक होता है बच्चों नागर शैली का मंदिर, कैसा? हाँ। दूसरा होता है बेसर शैली का मंदिर, और तीसरा होता है द्राविड़ शैली का मंदिर। 3 तरीके के मंदिर पाए जाते हैं। तो नागर शैली जो है बच्चों, ये पाया जाता है उत्तर भारत में। कहा? उत्तर भारत में। और द्राविड़ शैली कहां पाया जाता है? दक्षिण भारत में। दोनों का मिक्स वाला क्षेत्र, मिक्स वाला क्षेत्र मतलब दोनों के बीच, यानी विंध्याचल के नीचे, सतपुड़ा से लेके और नीचे दक्षिण भारत के से थोड़ा सा ऊपर तक कौन सा शैली का मंदिर? बेसर शैली। तो ये मध्य भारत के क्षेत्र में, मध्य भारत के क्षेत्र में 3 तरीके के मंदिर होते हैं, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। ये भी आया हुआ प्रश्न है। कितने तरीके के मंदिर होते हैं? 3 शैली में होते हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली के मंदिर कहां? उत्तर भारत में। बेसर शैली के मंदिर कहां? मध्य भारत और दक्षिण भारत के ऊपरी हिस्सों पे। और द्रविड़ शैली के मंदिर कहां? दक्षिण भारत। क्लियर हुआ? मंदिर निर्माण की सबसे पहले प्रारंभ किसने किया? गुप्तों ने किया। तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी अभिलेख से, सिक्के से, मंदिर से होती। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत डिटेल और बहुत सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं। इसी पैटर्न को हम पूरे वंश में लेके चले ना। सबसे पहले हम उसके जानने के स्रोत पढ़ते हैं, है ना, फिर उसके बाद उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। अभी राजा का मैंने लिस्ट बता दिया है, राजा पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं? इसके अलावा बच्चों, अजंता की गुफा और बाघ की गुफा, क्या बोल रहा हूं? अजंता एलोरा की गुफा। आप जब आप महाराष्ट्र जाओगे, है ना, तो महाराष्ट्र में आपको दो गुफाएं मिलेंगी, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा। इसमें मैं बताऊंगा, अजंता एलोरा की गुफा को आर्ट एंड कल्चर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपको बताऊं कि अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, दोनों गुफाओं का जो निर्माण हुआ है वो कहां हुआ है? वो गुप्त वंश के टाइम पीरियड में हुआ है। कब हुआ है? गुप्त वंश के समय काल में। गुप्त वंश के समय काल में किसका निर्माण हुआ? अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ? ये पूरे क्या हो गए बच्चों? पुरातात्विक स्रोत हो गए। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत में कौन सा? देशी और विदेशी। तो विदेशी को सबसे पहले समझ लेते हैं। विदेशियों में 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है फाहियान और एक का नाम है वेन्सांग। क्या क्या नाम बताया? फाहियान, और दूसरे का नाम क्या है? वेन्सांग। देखिए,
दो व्यक्ति का नाम बता रहा हूं, एक का नाम है फाहयान, दूसरे का नाम है वेनसांग। अच्छा बच्चों, वेनसांग जो है वो एक्चुअली में आता बाद में है, गुप्त काल में नहीं आता, वो हर्षवर्धन के काल में आता है। कब आता है? लेकिन पहले का इतिहास लिखता है। जैसे मैं मान लो, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आज से 20 से 25 साल पहले की किताब पढ़ा और मैंने आधुनिक भारत मेरे को आपको पढ़ाना है, तो मैं 1980 से लेके 2000, 2005, 2010 तक क्या चला वो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं तो उस जनरेशन का हूं नहीं, लेकिन मैं उस चीज को पढ़ के आपको बता रहा हूं। उसी तरीके से वेनसांग भी ये हर्षवर्धन के काल में आएगा। पूछता है बच्चों किसके काल में आएगा? हर्षवर्धन के काल में आएगा, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के काल में। और जो फाहयान होगा बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय, किसके काल में आएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन पूछता है ना किसके किस शासन काल में आएगा, तो फाहयान कब आएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आएगा। वेनसांग कब आएगा? हर्षवर्धन के शासन काल में आएगा। हर्षवर्धन का शासन काल कब पढ़ेंगे? तो परिवर्ती गुप्त वंश पढ़ेंगे। गुप्त वंश के बाद गुप्तोत्तर वंश पढ़ेंगे हम लोग। गुप्त के बाद का वंश, तब कौन आएगा? वेनसांग आएगा। जब वो आएगा तो गुप्त काल की बात को लिखेगा। समझिए क्या करना, तो वो कुमार गुप्त के बारे में लिखेगा, वो नरसिंह गुप्त के बारे में लिखेगा, वो बालादित्य बुद्ध के बारे में लिखेगा। यहां से एक जानकारी मिलती है बच्चों, जो वेनसांग लिखते हैं वो कुमार गुप्त के बारे में, जो मैं आपको बताना चाह रहा था जो ये है कि नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। नालंदा महाविहार की रचना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। ये उल्लेख मिलता है चीनी यात्रियों के लिटरेचर से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं आपको। अब बच्चों देसी लिटरेचर की बात करते हैं। देसी चीजें कैसे पता चलती? याद रखिएगा बच्चों, विशाख दत्त ने एक नाटक लिखा है बच्चों, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, तो गुप्त आ गया, यहां से आप पकड़ लेंगे। किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। तो अगर आप गुप्त के बारे में साहित्य से पढ़ना चाहो तो किससे पता चलेगा? देवी चंद्रगुप्तम से पता चलेगा। मुद्रा राक्षस मृच्छकटिकम किससे? देखो, शूद्रक के द्वारा लिखा गया मृच्छकटिकम। किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। बच्चों सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक जो ये अरेंजमेंट है ना, कौन से राजा के बाद कौन सा राजा आया, कौन सा राजा के बाद कौन सा राजा आया, इसका सबसे अच्छा क्रमानुसार जो आकलन आपको देखने को मिलता है वो आर्य मंजू श्री कल्प में मिलता है। आर्य मंजू श्री कल्प में देखने को मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम, मृच्छकटिकम, आर्य मंजू श्री कल्प। और इसके टाइम में और एक चीज लिखा गया, वात्सायन के द्वारा लिखा गया कामसूत्रा, वात्सायन अज्ञेय। इसी के टाइम में पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा, पंचतंत्र। ठीक है, इन सब से किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ये हो गया गुप्त वंश को जानकारी के लिए स्रोत जो हो सकते हैं। हाँ पूछिए। हाँ
कुमार गुप्त से कैसे संबंधित है? दोनों से संबंधित है। मतलब मुख्य रूप से उसका एक मतलब स्कंद गुप्त के बारे में किसमें लिखा है? जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है, उसने पूरा नहीं मांगा, लेकिन जूनागढ़ विशेष तौर पर किससे संबंधित है? कुमार गुप्त। वो सही लिखा है, मैं बताऊंगा अभी, स्कंद गुप्त पढ़ाऊंगा ना जब राजा, तो मैं बताता। ये क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हो गया ना स्रोत पूरे? अब देखो थोड़ा सा यहीं पे बता देते हैं, फिर अब अगली क्लास में देखेंगे। श्रीगुप्त को संस्थापक बोलते हैं। श्रीगुप्त ने एक उपाधि धारण की है बच्चों, श्रीगुप्त के बारे में जो आपको याद रखना है, उस उपाधि का नाम है महाराज की उपाधि। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि। तो श्रीगुप्त ने सिर्फ किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। बच्चों याद रखना, श्रीगुप्त सेनापति था। कुषाण वंश में अंतिम राजा कुषाण वंश का उसका सेनापति था, और सेनापति होने के नाते उसने राजा को मार के खुद क्या बनता है? राजा बनता है। लेकिन राजनीतिक रूप से वो इतना सक्षम नहीं रहता कि वो पूरा राजनीतिक सामंजस्य बना सके और राजनीतिक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करे। तो राजनीतिक स्ट्रक्चर तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? घटोत्कच को जाता है। यानी कि गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास, क्या कह रहा हूं मैं, राजनीतिक इतिहास की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? घटोत्कच के शासनकाल में। तीसरा पॉइंट, चंद्रगुप्त प्रथम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तव में गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजाओं को बताना मैंने प्रारंभ कर दिया है, 2 राजा मैंने बता दी, उसे जानकारी की जरूरत नहीं है। अगला राजा कौन सा है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या है? वास्तविक संस्थापक है बच्चों। क्या है? वास्तविक संस्थापक है। बच्चों जब गुप्त वंश स्टार्ट हुआ था उसमें वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता था? क्योंकि इसने विवाह की नीति अपनाई। विवाह की नीति अपना के जो अपने पड़ोसी राज्य हैं उनको जीतने का प्रयास किया। इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? तो कुमार देवी वैशाली की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? तो इसने वैशाली की राजकुमारी से विवाह करके वैशाली क्षेत्र को अपने में मिला लिया, है ना। तो इसकी पत्नी का नाम क्या है? कुमार देवी। बच्चों इसने पहली बार सोने के सिक्के चलाए, यानी गुप्त में पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और उस सोने के सिक्के में कुमार देवी की प्रतिमा बनवाई। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? कुमार देवी कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। वो कहां से हैं? वैशाली की राजकुमारी हैं। उनसे विवाह किया तो उनको क्या मिला? वैशाली क्षेत्र मिल गया। और जब तो उन्होंने क्या किया? सोने के सिक्के चलवाए। किसने? हाँ, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और सोने के सिक्के चलाए, उसमें अंकन किसका करवाया? तो कुमार देवी का अंकन कराया। कुमार देवी का क्या कराया? अंकन कराया। साथ ही साथ बच्चों सोने के, अच्छा यहां पे एक चीज और लिखना पड़ेगा, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के चलवाए। साथ ही साथ चांदी के सिक्के भी चलवाए। चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बच्चों कल से हम देखेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अपने आप में बड़ा टॉपिक है, बड़ी चीज है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट? देखिए क्या क्या था, एक बार देखिए जल्दी से। मौर्योत्तर काल था, विदेशी आक्रमणकारी, देशी आक्रमणकारी, हिंद यवन, हिंद पल्लव, शक, कुषाण, हूण। हम आज शुरुआत किससे किए? कुषाण से शुरुआत की। कुषाण से शुरुआत की तो कुषाण का संस्था, कुषाण कैसे? यूची जनजाति, बृहद जनजाति, छोटी जनजाति, 5 शाखा, 2 शाखा, पेशावर और मथुरा। उसके बाद कौन है? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कुडफिसस, पेशावर क्षेत्र को जीतता है। उसके बाद कौन आया? बिम कुडफिसस, किसको ये क्या कहलाता है? वास्तविक संस्थापक कहलाता है। उसके बाद महान राजा कौन आया? कनिष्क। कनिष्क ने किसको अपनाया? बौद्ध धर्म को। वैसे कुषाण कौन से मतावलंबी थे? शैव मतावलंबी थे। लेकिन बच्चों जब बौद्ध धर्म को अपनाता है तो क्या होता है? कनिष्क का बहुत नाम होता है। कनिष्क कब बैठता है गद्दी पे? 78 AD, 78 ईस्वी में जब बैठता है तो किस संवत की शुरुआत करता है? शक संवत की। लेकिन आप गलती करोगे, याद रखना, शक संवत की शुरुआत कनिष्क के शासनकाल में हुई है। शक का कोई राजा मत टिक कर देना, रुद्रदामन मत टिक कर देना, नहपान मत टिक कर देना। समझ रहे हो? शक संवत की शुरुआत कब हुई है? कनिष्क के शासनकाल में हुई है। चीन के राजा यांगचाओ से किसका युद्ध होता है? कनिष्क का युद्ध होता है। कनिष्क ने किसकी नीति अपनाई? साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। उसने किसको जीता? पेशावर को जीता और दूसरा मथुरा को जीता। मूर्ति कला में उसने कौन सा शैली का विकास किया? गांधार शैली और मथुरा शैली। अमरावती का नहीं, अमरावती का विस्तार किसने किया है? सातवाहनों ने किया है। किसने किया है? सातवाहन। इस तरीके का कंडीशन रहा। शक, कुषाण, हूण। कौन आया? सफल कौन हुए? कुषाण। उनसे कौन आया? सामंत व्यापारी गुप्त। गुप्त में कौन स्पेशल रहा? शकों को जो हराया चंद्रगुप्त, हूण को जो हराया स्कंदगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में
आपको आगे अगली क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। आगे देखोगे बच्चों, कुषाणों ने कौन कौन सी शैली का विकास किया, तो स्पेशली गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किया। सातवाहनों ने किसका विकास किया, अमरावती शैली का विकास किया। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, कनिष्क ने चलाए, 140 ग्रेन के सिक्के थे। और सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी किसने चलाए, तो कनिष्क ने चलाए, याद रहेगा। आगे देखेंगे बच्चों, फिर हम ये देखिए कि जो शैली है, इन शैली का अलग अलग क्या क्या रूप है। गांधार शैली, मथुरा शैली कैसे अलग अलग है, और अमरावती शैली तो किससे संबंधित है, सातवाहनों से। आपकी बुक में तीनों में अंतर दिया हुआ है, तीनों अंतर को हम बाद में देखेंगे जब हम कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। अब किसकी शुरुआत हुई, गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, किसकी उपाधि, महाराज की उपाधि। फिर घटोत्कच। राजनीतिक इतिहास की शुरुआत कब हुई, घटोत्कच के शासनकाल से। फिर कौन आया, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त क्या है, वास्तविक संस्थापक। उसने पहली बार सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के चलाए। पत्नी किसको बनाया, कुमार देवी। कौन सी थी, वैशाली की राजकुमारी, और वैशाली को जीता, ठीक है। उसके बाद कौन आया, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया, रामगुप्त। रामगुप्त और चंद्रगुप्त भाई रहेंगे। रामगुप्त की एक जो वाइफ रहेंगी, उसको जीतने के लिए शक उस पर आक्रमण करेंगे, और रामगुप्त नहीं बचा पाएगा, रामगुप्त भाग जाएगा। फिर चंद्रगुप्त क्या करेगा, रामगुप्त की हत्या कर देगा और शकों को हराएगा, और किसकी स्थापना, मतलब सशक्त गुप्त वंश की स्थापना करेगा कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद कौन आएंगे, कुमारगुप्त। उसके बाद कौन आएंगे, स्कंदगुप्त। उसके बाद भानुगुप्त, और अंतिम शासक कौन रहेगा, विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति, कौन सा अभिलेख, हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। कुमारगुप्त के संबंधित कौन सा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त से संबंधित अभिलेख भीतरी अभिलेख। बच्चों एक फैक्ट यहाँ पे मैं और ऐड कर दे रहा हूं, जो बता देता हूं यहीं पे। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराता है कौन, स्कंदगुप्त, याद रखना। कौन कराएगा, स्कंदगुप्त। इसके बारे में जानकारी किससे मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से। तो क्या होता है, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण यानी जीर्णोद्धार। सुदर्शन झील को क्या करता है, जीर्णोद्धार कराता है कौन, स्कंदगुप्त। बच्चों इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं, तो हम समझते हैं कि गुप्त वंश की जानकारी कैसे मिलती है। तो गुप्त वंश के लिए पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, एरण अभिलेख, और सोने चांदी तांबे के सिक्के। तीनों सिक्कों को क्या बोलते हैं, उसके नाम। मंदिर का निर्माण, नागर शैली, विशा शैली, द्रविड़ शैली। उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। फिर और क्या बनाया, अजंता एलोरा की गुफा का निर्माण कराया। साहित्यिक स्रोत की बात करें, साहित्यिक स्रोत में कौन सा, देसी और विदेशी। विदेशी में कौन, फायन और वेनसांग। वेनसांग कब आया, हर्षवर्धन के टाइम में। फायन कब आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान। वेनसांग की रचना है सीयू की, आगे आप पढ़ोगे सीयू की। और इधर देसी में कौन हो गया, देवी चंद्रगुप्तम, मृच्छकटिकम, आर्य मंजूश्रीकल्प, कामसूत्र, पंचतंत्र, बहुत सारा और है। हजारों ऐसे देसी लिटरेचर है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी के टाइम में एक से एक व्यक्ति आएंगे। चरक इसी के टाइम में पैदा होंगे, सुश्रुत इसी के टाइम में पैदा होंगे, आर्यभट्ट इसी के टाइम में पैदा होंगे, वराहमिहिर इसी के टाइम में पैदा होंगे। समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर गुप्त के टाइम में पैदा होंगे, ठीक है। और कोई चीजें